यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कार्टून को समझना है, और ये जो कार्टून है बहुत ही बेहतरीन थोड़ा सा बनाया गया है। तो इस कार्टून में क्या ऐसा बनाया गया है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखें तो देखिए कि एक तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सोचने की चीज़ है कि एक ही गाड़ी में दो स्ट्रिंग है, क्या दो ड्राइवर मिलके चलाएंगे गाड़ी क्या? तो एक्चुअली ये कार्टून के माध्यम से कुछ बात जो है वो कहने का प्रयास किया गया है। तो एक ही गाड़ी में दो दो ड्राइवर मिलके गाड़ी चलाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या नज़ारा होगा, कैसे गाड़ी चलेगी। तो एक्चुअली ये कार्टून बनाया गया था ये जर्मन गवर्नमेंट को लेकर। तो ये जो जर्मन गवर्नमेंट है, जर्मनी में ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए कोई भी पॉलिटिकल चीज़ों को समझाने के लिए मीडिया वाले कार्टूनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह का व्यंग जो है वो कसते भी हैं कि किस तरह का चल रहा है। तो एक्चुअली ये सिचुएशन क्यों आया, इसके क्या मायने हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे कि आखिरकार एक ही कार में दो स्ट्रिंग लगने का क्या मतलब यहाँ पर है। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो जर्मन के इंजीनियरिंग लोग हैं उन्होंने एक बेहतर नमूना करके इस तरह का एक बनाया। ठीक है। तो ये कार्टून आप देख सकते हैं बनाया गया है, और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये जर्मन गवर्नमेंट को शो कर रहा है। तो अब इससे बहुत कुछ जो है सामने निकल के आएगा। तो अब क्या है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो आप पाएंगे जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। ये क्या है, जर्मनी का एक प्रॉब्लम को जो है वो दिखाया गया है। तो क्या प्रॉब्लम था जर्मनी में, इसको भी देखते हैं। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। अब ध्यान से इस बात को समझना कि यहाँ पर दो बड़ा बड़ा पार्टी है। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन कहाँ का बात हम कर रहे हैं, जर्मनी का। ठीक है, यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरा क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोनों पार्टी बहुत बड़ी है, और इन दोनों पार्टी के बीच में ही गठबंधन हो जाता है। जैसे कि अभी भारत का अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दो बहुत बड़ी पार्टी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये 2024 का नमूना अगर कुछ ऐसा आ जाए कि पूरा बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं आया, पूरा बहुमत बीजेपी के पास भी नहीं आया, तो मजबूरी क्या होगा, मजबूरी होगा कि दोनों को मिलके फिर क्या करना होगा, सरकार चलाना होगा। यानी देश में दो दो प्रधानमंत्री वाला हालत हो सकता है। या जैसे यहाँ इस कार में दो दो ड्राइवर दो दो स्ट्रिंग का आप नमूना देख रहे हैं, कहीं देश का भी हाल यही ना हो जाए, क्योंकि ये 2024 जो है बिल्कुल कुछ इसी तरह का इंडिकेशन भी दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी में इस तरह का एक वारदात हुआ है जिसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ सकते हैं। तो क्या हुआ था, थोड़ा इसको देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं, मतलब दोनों का कॉम्पिटिटर रहा है। जैसे आज हम लोग अपने देश में किसको देखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को देख रहे हैं। तो ये लगभग सन 2005 के का यहाँ पे बात है। देखिए 2005 का बात है ना। तो सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। मतलब जितने चुनाव जीतने थे दोनों को उतना मत नहीं मिला। ठीक है, दोनों पार्टी को नहीं मिल पाया। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, यानी कि दोनों को मिलकर सरकार बनाना पड़ा। तो दोनों दल अलग अलग नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह का सिचुएशन में जो है जर्मनी गवर्नमेंट को रन कर रहा है। अब आप थोड़ा कल्पना कर लें अपनी इंडिया के बारे में तो क्या हाल हो सकता है। तो ये कार्टून बहुत कुछ कह गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, यानी कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी हम पावर का शेयरिंग क्यों करेंगे और ये डिज़ायरेबल क्यों है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो भी सत्ता है, जो पावर है, उसका साझेदारी होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, और ये किस मायने से ज़रूरी हो सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे श्रीलंका को लेकर और बेल्जियम को लेकर, तो दोनों का कंक्लूज़न अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, शेयरिंग ऑफ पावर करना बेहतर है कि नहीं है।
इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर हम पावर ऑफ शेयरिंग कर रहे हैं तो वो बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि टकराव जो है, अलग अलग जो समाज के बीच में जो टकराव होगा वो उसकी जो अंदेशा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टकराव दोनों के बीच में कम होगा। क्या रियल में ऐसा हुआ है? तो हमको एग्जाम्पल पकड़ना होगा श्रीलंका को लेकर, एग्जाम्पल पकड़ना होगा बेल्जियम को लेकर। आगे बढ़ते हैं। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो जैसा कि हम लोग बेल्जियम में भी देख रहे थे कि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले के बीच में भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फ़र्क है। श्रीलंका में भी तमिल और जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शेयरिंग होना चाहिए, इससे तनाव दोनों के बीच में कम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों का बर्बादी होगा। ऐसा नहीं कि जो जिनकी मिनोरिटी में है या जो जिसकी संख्या कम है उसी को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी वालों को भी नुकसान हो सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो यहाँ तक भी हम लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे बार बार यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पावर ऑफ शेयरिंग जो है वो ठीक है। इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारों के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक वर्ड यहाँ पे देख लेंगे, जो वर्ड आया हुआ है उस वर्ड को समझते हैं हम लोग। युक्तिपरक यानी कि हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। तो ये ऐसा फैसला होता है जिसमें ये देख लिया जाता है कि कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी को हम युक्तिपरक कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये वर्ड का क्या मतलब है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। तो प्रूडेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि युक्तिपरक होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसेप्ट। तो दो आधार पर इसका, जैसे कि एक तो मोरल बेसिस पे और प्रूडेंशियल बेसिस पे क्या है जो है डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में
खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और अलग अलग समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए कुछ बुनियादी नियमों पर अहम सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैनोराइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतांत्रिक की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्चुअली ये स्टोरी नरेट की गई है। यहाँ पे विक्रम और बेताल मोटरसाइकिल में बैठा हुआ आप देख सकते हैं। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये सही है। क्या करना चाहिए था? जो परंपरा चल रहा है चलने देना चाहिए था, या फिर हम पावर शेयरिंग की तरफ आगे बढ़े? या ये कह रहा है कि जाति धर्म से हटकर यहाँ पर जिसको जो वोट ज़्यादा मिले उसका चुनाव होना चाहिए? तो सही मायने में क्या आप लोगों का क्या राय है? तो हटके वोट देने का बात है ना, हम्म, वो होना चाहिए कि मतलब जाति पे लेके नहीं होना चाहिए। तो हाँ, और ना तो जेंडर पे। तो एक्चुअली अगर भारत को भी देखा जाए तो पाकिस्तान से बंटवारा होने से इस शर्त पे रोका जा सकता था, लेकिन ऐसी जो है वो चीज़ें नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए।
अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के अलग अलग समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब क्या क्या रूप हो सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि पावर ऑफ शेयरिंग का किस किस रूप में देखा जा सकता है, ये भी हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। और हमारे देश में भी है, ठीक है, कैसे है अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। शासन के अलग अलग अंग। अब शासन के अलग अलग अंग क्या हैं? शासन करने का अलग, एक तो विधायिका है, ठीक है, जिसमें एमएलए एमपी वगैरह बनते हैं। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें ऑफिसर्स नौकरशाही लोग आते हैं। और तीसरा है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तीन तरह का यहाँ पर भी पावर का शेयरिंग किया गया है। एक है जो विधायक के पास पावर होता है, दूसरा है कार्यपालिका के पास, और तीसरा होता है न्यायपालिका के पास पावर होता है। इन तीनों के बीच ही भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके आधार पर लिखा गया है। तीनों को अलग अलग पावर दिए गए हैं। इसे हम सत्ता का शाक्षित वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के अलग अलग अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। देख लीजिए, मतलब एक अंग दूसरे पे रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इससे अलग अलग संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो किसका किसका क्या पावर है ये हम लोगों यहाँ पे देख लिए हैं। एक यहाँ पे फिगर है सत्ता की बागडोर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है? आपका 25 फरवरी 2005 का बनाया हुआ कार्टून है। व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। ये पुतिन आप सभी तो जानते होंगे, ठीक है। तो पुतिन जो है वो कह रहा है कि सत्ता की बागडोर सिर्फ मेरे ही हाथ में रहेगी और किसी का नहीं। तो डेमोक्रेसी देखिए यहाँ पे क्या है। तो 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इस कानून को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था, ठीक है। और लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और काटो। तो एक्चुअली यहाँ पर लगातार जो है पुतिन ही वहाँ पे राष्ट्रपति बना हुआ है। तो एक तरह से देखिए क्या डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ पे भी खतरे में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी कुछ इस तरह का व्यवस्था होने जा रहा है। सरकार के बीच में भी अलग अलग स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाले ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ गए। अगला प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हम हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है
कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें आप मोदी सरकार को देख रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि स्टेट वाइज है, झारखंड का अलग सरकार हो जाता है, बिहार का सरकार अलग हो जाता है, स्टेट लेवल पर भी है। फिर हम लोग पंचायत लेवल पर भी सरकार को देखते हैं, जैसे मुखिया सरपंच वगैरह सब चुनाव जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब सारे कंट्री में यही फॉलो होता हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारी इसी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारें के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे की स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाई हैं, जो अभी मैंने बताया भी कि जिसमें सरपंच मुखिया का चुनाव होता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें के बीच में सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वरण वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि भारत में किस किस तरह का गवर्नमेंट है। तो हम लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एक लोकल गवर्नमेंट। ये तीन तरह का गवर्नमेंट का पावर का यहाँ पे शेयरिंग किया गया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा कि कुछ शक्ति दिया गया है विधायिका को, कुछ शक्ति दिया गया है ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ शक्ति इसको दिया गया है जुडिशरी को। तो यहाँ पर भी पावर का शेयरिंग किया गया है। सत्ता का बंटवारा अलग अलग सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी देख रहे थे, भाषा या धर्म के आधार पर भी बंटवारा हो जाता है। जैसे खुद आप हिंदुस्तान का ले लो, पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था? धर्म के आधार पे, क्योंकि वो मुस्लिम लोग थे और यहाँ पे हिंदू लोग थे, उसके आधार पे ही अलग हुआ था देश। उसी तरह से अगर हम बात करते बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, तो धर्म और भाषा दोनों उसमें रहा, ठीक है। तो उसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम के बारे में हम लोग पूरी तरह से समझ गए हैं, श्रीलंका के बारे में भी समझ चुके हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था वो आपको रिकॉल करना है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी कि जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, जैसे अभी इंडिया में हम लोग SC लोग हैं, तो हम लोगों को भी क्या मिलना चाहिए? प्रतिनिधित्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को बनाया गया, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि कमज़ोर समुदाय को भी और ख़ासकर महिलाओं को भी विधायिका में, प्रशासन में ज़रूर आना चाहिए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने बताया कि अभी कांके विधानसभा है, तो ये क्या है? रिजर्व सीट है। तो कमज़ोर समाज का जो है वही जाके यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। इस तरह से रिजर्व्ड करके रखा गया है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विभिन्नता को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कमज़ोर वर्ग को भी क्या किया गया है, पावर शेयरिंग करके दिया गया है कि वो भी इसका कर सकते हैं। चौथा, सत्ता के बंटवारे का एक रूप अलग अलग प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प अलग अलग पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं। पार्टियों की यह आपसी कंपटीशन ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं
या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की अलग अलग समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि पावर ऑफ शेयरिंग जो है वो किस मायने से कैसे कैसे लोगों के लिए क्या हो सकता है, हितकर हो सकता है। तो जैसे कि मेन आपको यहाँ पे देखना है कि श्रीलंका और बेल्जियम का जो कहानी था, बेल्जियम में क्या था कि भाषा के आधार पे दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो जाता है। तो वहाँ पे वो लोग निदान निकालते हैं कि भाई ठीक है, आप भी सत्ता में रहो, ये भी सत्ता में रहेगा, आपको भी पॉलिटिकल पावर मिलता है, इसको भी मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे पावर ऑफ शेयरिंग करके क्या कर रहा है, सरकार को चला रहा है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है, तमिल लोगों को मौका नहीं मिलता है और जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो पावर में रहते हैं और उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हिंसा जो है भड़क गई, दोनों के बीच में टकराव पैदा हो गया। तो पावर ऑफ शेयरिंग कुल मिलाकर इस एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कन्फ्लिक्ट जो है, जो आपस में लड़ने की जो है उसकी संभावना कम हो जाती है।